गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालने का डेरिवेशन हम लोग करेंगे। बराबर ध्यान देना आप लोग। बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसमें आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। बेटा इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये आपका जीरो होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगा क्योंकि आपने टेम्परेचर को चेंज ही नहीं किया। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो पार्टिकल की, गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। सो आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी इंटरनल एनर्जी आपकी चेंज नहीं होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था बेटा? dq इक्वल टू du प्लस dw, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। तो इसमें से आपका du क्या हो गया? जीरो। तो इसीलिए आपका dq इक्वल टू हो जाएगा dw, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। यहां पे देख लेते हैं हम लोग कि जैसे एक चेंबर ले लिया, सिलेंडर ले लिया, ये पिस्टन ले लिया। इनिशियली गैस यहां पर है, इसका इनिशियल वॉल्यूम मान लो V1, V1 उसका इनिशियल वॉल्यूम है। और यहां तक ये ऐसा है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। तो यहां एटमॉस्फेयर का प्रेशर बना हुआ है और इसका मास हम निग्लेजिबल ले रहे हैं। सो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, इसको हम लोग dq कह देंगे, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। इसके वजह से इस गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, दैट इज du। और साथ ही साथ ये ऊपर की तरफ एक्सपांड होगा तो ये आपका वर्क डन कहलाएगा और ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई जो करते हो वो dq, उसके वजह से गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज होती, गैस आपकी गर्म हो जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पे वर्क डन होगा। सो वर्क डन यानी dw। आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी को de लिख दो या तो du लिख दो। अब अगर मैंने आइसोथर्मल कंडीशन लिखा तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ना तो गैस गर्म हुई ना तो गैस ठंडी हुई, उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो dq इक्वल टू dw आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब बेटा हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं। आप बराबर ध्यान देना, यहां पे ये हमने सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट ले लिया, वापस बना लिया। यहां पे गैस है आपका, ये आपका अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, क्लियर। इनिशियल वॉल्यूम कितना है बेटा? इसका इनिशियल वॉल्यूम को V1 कह दो। अब ये जैसे जैसे हीट सप्लाई करोगे तो ये वाला आपका पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऐसे ऊपर की तरफ, ये वाला जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि आप हीट सप्लाई कर रहे हो। अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो ये एक्सपांड होगा गैस, और गैस अगर एक्सपांड होगा तो ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपका फाइनल वॉल्यूम, सो ये वाला आपका फाइनल वॉल्यूम बनेगा V2। बेटा इनिशियल वॉल्यूम क्या था आपका? V1, फाइनल वॉल्यूम क्या है आपका? V2। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा? डेल्टा V। डेल्टा V क्या हुआ आपका? चेंज इन वॉल्यूम। और इसमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? dx। पहले पिस्टन आपका यहां पर था, बाद में पिस्टन आपका ऊपर चला गया, तो पिस्टन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? dx का। अब मुझे बताओ वर्क डन निकालो, तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या रहता? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कैसे निकालते बेटा? प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया। अब ये प्रेशर को एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे जो बनने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो प्रेशर ले लिया P, क्योंकि पिस्टन का मास आप जीरो ले रहे हो, मासलेस और फ्रिक्शनलेस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ बेटा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अ वॉल्यूम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो तो आपको चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा। ये वाला वॉल्यूम बोले तो चेंज इन वॉल्यूम, ये आपका फाइनल वॉल्यूम था, ये आपका इनिशियल वॉल्यूम था, तो ये आपका चेंज इन वॉल्यूम था। सो चेंज इन वॉल्यूम को लिख दिया dV। तो स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा कि कितना गैस एक्सपांड हुआ, कितना चेंज इन वॉल्यूम हुआ अगेंस्ट द प्रेशर P। P प्रेशर के अगेंस्ट में गैस कितना एक्सपांड हुआ, गैस का वॉल्यूम कितना चेंज हुआ फाइट करते हुए, किसके साथ फाइट करते हुए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ या तो एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। एक्सटर्नल प्रेशर के साथ फाइट करते हुए उसका वॉल्यूम कितने से चेंज हुआ,
दैट इज द वर्क डन। ठीक है, अब बेटा अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन करूंगा, छोटे छोटे वर्क डन को मिलाते जाऊंगा तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। इंटीग्रेट करना यानी जोड़ना, समेशन करना। हमारा पूरा देश इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है। हम छोटे छोटे वर्क डन को जोड़ेंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिलेगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन यानी क्या, P इंटू डेल्टा वी, इतना आ गया। इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो वॉल्यूम कहां से कहां तक चेंज कर रहे हैं हम लोग, V1 से लेके V2 तक। सो ये V1 से लेके V2 तक का वर्क डन ले रहे हैं। स्मॉल स्मॉल वर्क डन को जोड़ेंगे तो टोटल वर्क डन मिलेगा। ठीक है, अब PV इक्वल टू एनआरटी क्या रहता है अपना आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू एनआरटी, ये अपना आइडियल गैस इक्वेशन है। यहां से प्रेशर की वैल्यू क्या मिलेगी, एनआरटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, प्रेशर की जगह पे रख दो एनआरटी बाय वॉल्यूम इनटू डीवी। बेटा ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम है, तो आप वॉल्यूम आपका वेरिएबल है यहां पर, जबकि एनआरटी आपका कांस्टेंट है। एन यानी क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। इसके अंदर पहले जितनी नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है उतनी गैस फाइनली है। यही गैस एक्सपांड हो रही ना, यहां से गैस बाहर भी नहीं निकल रही, गैस अंदर भी नहीं जा रही। सो नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, आर भी आपका कांस्टेंट है और आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो सभी कांस्टेंट चीजों को बाहर निकाल दो। एनआरटी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/v इंटू डीवी हो गया। लिमिट इज फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है, अब एनआरटी कांस्टेंट है, उनको बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/v इज log v, ln ऑफ v, log टू द बेस e रहता है बेटा ये। लिमिट इज फ्रॉम V1 टू V2। पहले अपर लिमिट पुट अप करो, फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एनआरटी ln ऑफ अपर लिमिट पुट अप किया V2 माइनस लोअर लिमिट ln ऑफ V1। ये देखो बेटा, पहले अपर लिमिट पुट अप किया, फिर माइनस साइन लिया, फिर लोअर लिमिट पुट अप किया, ये इंटीग्रेशन का रूल लगा दिया। ये हो गया आपका एनआरटी। अब ये हो गया तुम्हारा log a माइनस log b, तो log a माइनस log b रहा तो log ऑफ a अपॉन b ln ऑफ V2 अपॉन V1, ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए आपको। log a माइनस log b यानी log ऑफ a अपॉन b। इसके बाद बेटा ये वर्क डन का डेरिवेशन आपका हो गया। इसको आप अलग अलग टर्म्स में अरेंज कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में आपको यहां तक डेरिवेशन दिया हुआ है, इसके आप अलग अलग केसेस ले सकते हो। अब देखो बेटा, वर्क डन इक्वल टू, यहां पे log टू द बेस e है, ये आपका log टू द बेस e है ये, तो इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो गया आपका 2.303 एनआरटी log ऑफ V2 अपॉन V1 टू द बेस 10। तो बेटा ये वाला जो फॉर्मूला था वो log टू द बेस e में था, ये ln का मतलब log टू द बेस e, जबकि ये हो गया log टू द बेस 10। ठीक है, तब आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको लॉग टेबल ऐसा दिया रहेगा। इसके बाद अब ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। पीवी इक्वल टू एनआरटी आपका इक्वेशन होता है बेटा, ठीक है ना। एनआर आपका पहले से ही कांस्टेंट है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, यानी पीवी का आंसर आ रहा है कांस्टेंट। तो पीवी का आंसर आ रहा है कांस्टेंट, यानी पहले का प्रेशर वॉल्यूम और बाद में का प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट ये भी कांस्टेंट आएगा। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो बेटा यहां से अगर मैं V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकालूं तो वो P1 अपॉन P2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू को भी मैं यहां पे पुटअप कर सकता हूं वापस से, और इस वैल्यू को अगर V2 अपॉन V1 की जगह पर P1 अपॉन P2 रख सकता हूं, तो इसके जगह पर P1 अपॉन P2 रख दिया, तो ये मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको वर्क डन का डेरिवेशन करना है। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस आज हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस का भी डेरिवेशन करेंगे। ओके बेटा, बाय।